नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे फाउंडेशन वास्तु कोर्स के सेशन डे 1 में। या तो आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे होंगे या आप लाइव अभी जूम पर देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको प्राइवेट मिली हो और जहां पर आप ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स ले रहे हो, सीख रहे हो। ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स जब हम नॉर्मल वास्तु की दुनिया में प्रोफेशनल बनने जाते हैं तो वहां पर बहुत ही जो फाउंडेशन होती है आपकी वास्तु, जिसमें हम लोग 5 तत्वों के बारे में सीखते हैं, अलग अलग दिशाओं के बारे में, 16 डायरेक्शंस के बारे में सीखते हैं, 32 एंट्रेंसेस के बारे में सीखते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। कौन सा एंटी एलिमेंट होता है, कैसे एंटी एलिमेंट होता है, आपको अपने घर का मैप कैसे बनाना चाहिए, आपको अपने घर की डिग्री कैसे लेनी चाहिए, अपने घर का सेंटर कैसे मार्क करना चाहिए, अपने घर में कौन सी चीज कहां पर रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सब कुछ फाउंडेशन वास्तु कोर्स में कवर हो जाता है। फाउंडेशन वास्तु कोर्स हम इतना वृहद लेकर आए हैं, इतनी डिटेल में लेकर आए हैं। हम देखते हैं इस फाउंडेशन वास्तु कोर्स में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स का कंटेंट आप देख रहे हैं। हम इसमें सीखेंगे कि वास्तु होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। वास्तु में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि हम अपने घर का सेंटर कैसे लेते हैं। हम लोग ये भी सीखेंगे अपने घर की डिग्री कैसे लेते हैं, शक्ति चक्र को कैसे अप्लाई करते हैं किसी नक्शे पे। जब किसी आपके पास आ जाता है किसी घर का नक्शा तो कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे सेंटर और ब्रह्मस्थान में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शंस वास्तु में कितनी होती हैं, 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। 32 एंट्रेंसेस के बारे में सीखेंगे। 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट हम सीखेंगे। साइकिल ऑफ क्रिएशन, कंट्रोलर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एलिमेंट हम लोग सीखेंगे। एंट्रेंसेस एज वास्तु दोषा एंड इट्स ट्रीटमेंट, टॉयलेट, किचन, एंटी एलिमेंट, ये कैसे वास्तु दोष आपके घर में क्रिएट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे लेते हैं, ये भी हम लोग फाउंडेशन वास्तु कोर्स में ही सीखेंगे। बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, मंदिर कहाँ पर होना चाहिए, वॉशिंग मशीन कहाँ पर होना चाहिए, स्टेयर्स कहाँ पर होनी चाहिए, कॉर्नर के प्लॉट्स कैसे होते हैं, हेल्थ इश्यूज के बारे में हम लोग सीखेंगे। मर्म स्थान के बारे में हम लोग सीखेंगे वास्तु में। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखेंगे। मनी और वेल्थ के बारे में सीखेंगे। इन सब की रेमेडीज भी हम लोग सीखेंगे अपने इस फाउंडेशन वास्तु कोर्स में। रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे। पेंटिंग्स कहाँ पर, कौन सी पेंटिंग किस तरीके से लगाई जानी चाहिए, इसके बारे में सीखेंगे। लिफ्ट अगर आपके घर में है, वर्चुअल एंट्रेंस कैसे ओपन करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में हम लोग सीखेंगे। प्लांट्स और गार्डन्स के बारे में सीखेंगे, स्टडी के बारे में सीखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग फाउंडेशन वास्तु कोर्स में सीखने वाले हैं। अब जब हम फाउंडेशन वास्तु कोर्स में ये सारी डिटेल्स सीखने वाले हैं, इतनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। मैं अभी मेरा कैलकुलेशन है कि करीब 10 से 12 क्लासेस होंगी जो रिकॉर्डेड होंगी, वो आपको मिलेंगी। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपके लिए ये फ्री अवेलेबल है, लेकिन इसमें लाइव क्वेश्चन और आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस सेशंस नहीं मिलेंगे। डाउट क्लियरेंस सेशंस और लाइव क्लासेस केवल उनके लिए है जो लोग फाउंडेशन वास्तु कोर्स परचेज करके आगे जा रहे हैं। परचेज करने में भी बहुत महंगा नहीं है, हमने बहुत ही सस्ता सा प्लान दिया हुआ है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। अब हम इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है वास्तु, साइंस क्या है वास्तु के पीछे, क्या ये एक्चुअली काम करती है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। वास्तु बेसिकली हम जहां पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं या जिस मकान में रहते हैं, जिस दुकान में हम काम करते हैं, जो हमारी दुकान है, जो हमारी फैक्ट्री है, जहां कहीं पर भी हम रहते हैं, वहां पर जो 5 अलग अलग तत्व, जिनको हमारे इंडियन साइंस में 5 महाभूत या 5 तत्व की संज्ञा दी गई है, इसके बारे में अध्ययन को
वास्तुशास्त्र बोलते हैं। एक्चुअली वास्तुशास्त्र स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मंदिरों के आर्किटेक्चरल डिजाइन को। वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक साइंस है। वास्तुशास्त्र के बारे में नारद बोलते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में विश्वकर्मा बोलते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में वासुदेव श्री कृष्ण बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे ये इवॉल्व होता रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस समय जब नहीं एग्जिस्ट करती थी, उसको आज के समय में इंटरप्रेट किया गया कि आज के समय में वो कैसे अप्लाई होती है। हम बहुत सारे वास्तु शास्त्रियों को देखते हैं, बहुत सारे वास्तु के जो जानकार लोग हैं उनको देखते हैं। अभी भी बहुत सारे वो प्राचीन मान्यताओं और प्राचीन तरीके से ही काम करते जा रहे हैं। एक्चुअली समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। हम जब पहले के समय में किसी की पत्री देखते थे या कोई वास्तु के उपाय करते थे या एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली देखते थे, उसमें अगर घोड़े या अश्वपालन की ये घोड़े का मालिक बनेगा ऐसा होता था, तो उस समय की वैसी इंटरप्रिटेशन की जाती थी। आज के समय में कोई घोड़े नहीं पालता, तो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से घोड़े दिख रहे हैं, मतलब अश्विन नक्षत्र में किसी भी तरीके का पॉजिटिव हिट लग रहा है आपकी कुंडली में और वो आपको पॉजिटिव परिणाम दे रही है, इसका मतलब आपके घर में आपके पास गाड़ी होगी। अब जो पर्पस सॉल्व करते थे अश्व घोड़े उस समय प्राचीन समय में, वो पर्पस आज के समय में एक गाड़ी, ये कार, वो पर्पस सॉल्व करती है। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन बदला है। पहले के समय में आप देखोगे तो टॉयलेट्स कभी भी घर के अंदर नहीं होते थे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वास्तु ऑब्जर्वेशनल साइंस है। आप बहुत सारे केसेस करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज किस तरीके का इफेक्ट दे रही है आज के संदर्भ में। अब टॉयलेट सबके घर में, घर के अंदर होता है। पहले टॉयलेट वास्तु दोष के तरीके से नहीं देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आप जंगल में जाते थे, खेतों में जाते थे, बाहर जाते थे। आज टॉयलेट्स आपके घर के अंदर बनते हैं, तो वो वास्तु के तरीके से कैसा रिजल्ट देते हैं? वैसा ही रिजल्ट देते हैं जैसे पहले के समय में गंदी नालियां या सेप्टिक टैंक्स दिया करते थे। तो हम लोग आज के समय में उसको डायरेक्शंस से मैच करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये किसी तरीके का वास्तु दोष दे रहा है या नहीं दे रहा है। वास्तु वास्तव में आपके घर में जितने भी सामान हैं, जितने भी चीजें हैं, उनका किस दिशा में रखे होने से कैसा आपकी जिंदगी पर प्रभाव आ रहा है, इनका अध्ययन है। यही इसके पीछे की साइंस है, यही इसके पीछे का विज्ञान है। वास्तु बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल साइंस है। आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तभी इसके मर्म को आप पकड़ पाएंगे और सीख पाएंगे। ये YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें 16 दिशाएं होती हैं। इस दिशा में ये कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके जिंदगी में या आपकी शॉप है, आपकी शॉप पर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप कौन सा डायरेक्शन देखेंगे? नॉर्मली हम तुरंत कह देते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन देखेंगे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में किसी तरीके का वास्तु दोष होगा। मैं देख रहा हूं कि अब मेरे घर में या एक पर्टिकुलर शॉप में किसी भी तरीके का वास्तु दोष जो ये टॉयलेट या किचन है वो नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है? फिर आपका ये जवाब आ सकता है कि वहां पर या तो फायर एलिमेंट होगा या अर्थ एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट्स है। फायर आने से क्या इफेक्ट पड़ता है या अर्थ आने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से आपकी जिंदगी में प्रभाव डालता है, ये हमें बारीकी सीखनी और समझनी पड़ेगी। आपको डाइसेक्ट करना है। नौकरी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है, किस चीज की प्रॉब्लम है? नौकरी नहीं लगने से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उपाय कराने शुरू नहीं कर देने हैं। नौकरी क्यों नहीं लग रही है? क्या स्किल की प्रॉब्लम है? तो दूसरा डायरेक्शन है। क्या जॉब के लिए कॉल्स नहीं आ रही है? तो दूसरा डायरेक्शन है। जॉब के लिए कॉल्स आ रही है लेकिन आप इंटरव्यू को कैटर नहीं कर पा रहे हो, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा डायरेक्शन है। ये बारीकियां हमें समझनी है। इसी के लिए ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स बहुत ही डिटेल में हमने डिजाइन किया है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने लेकर आया जाए और आपको इससे लर्निंग आपकी
मजबूत हो, अच्छी हो। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चीजें हैं जो वास्तु में, जब हम वास्तु के स्टडी करेंगे, वास्तु का अध्ययन करेंगे, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी उनके बारे में जानना समझना। कौन कौन सी वो चीजें हैं? पहली चीज है 5 एलिमेंट्स के बारे में जानना या समझना। 5 एलिमेंट्स क्या है, उन 5 एलिमेंट्स के इफेक्ट कैसे आते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में वो काम देती हैं, इसके बारे में समझना। 16 डायरेक्शंस होते हैं, 16 दिशाओं के बारे में पढ़ना। हम सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेते हैं कि ये 5 एलिमेंट होते क्या है। इंडियन साइंस में, इंडियन फिलॉसफी में 5 महाभूतों, 5 तत्वों की अवधारणा है। वो कौन से 5 तत्व हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये 5 तत्व, इनके गुण आपको याद करने हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग इसी क्लास में ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, क्लास में ही याद करते हुए, लर्न करते हुए चलेंगे। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अब इसमें पहला और आखिरी तत्व जैसा नहीं है, मैं ये बोलूं कि वाटर एलिमेंट पहला तत्व है, फिर एयर, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर स्पेस, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे तो इसी साइकिल में चलेंगे, वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, स्पेस से वाटर, वाटर से एयर, एयर से फायर। आपको इसी क्रम में याद करना है। सबसे पहला एलिमेंट है वाटर, सबसे पहला एलिमेंट है वाटर। अब वाटर एलिमेंट के कई डायरेक्शन होते हैं, आपके कई दिशाओं में वाटर एलिमेंट पाया जाता है। अभी हम उन दिशाओं के बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम दिशाओं के बारे में आगे समझेंगे। हम अभी समझ रहे हैं वाटर एलिमेंट का गुण क्या होता है। वाटर एलिमेंट बहना गुण है। वाटर एलिमेंट जब भी आप सुनिए, आपके दिमाग में बहाव आना चाहिए, ठहराव नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में बहना, निरंतर बहते रहना आना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा इमोशंस आना चाहिए। इमोशन से हम लोग वाटर को रिलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज से वाटर को रिलेट करते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी? वास्को डी गामा ने तो नहीं की थी, भारत तो उसके पहले भी था। दरअसल यूरोप से भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, इसलिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ऐसा कहा जाता है। वाटर अपॉर्चुनिटीज देता है, वाटर बहाव है, वाटर निरंतरता है, वाटर इमोशन है। वाटर जब आपके शरीर में हम देखते हैं करीब 72%, 72% वाटर होता है। इतना इंपॉर्टेंट है वाटर। जब आपकी लाइफ में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो आपकी लाइफ से सब कुछ छिनने सा लगता है, बीमारियां बहुत ज्यादा आने लगती हैं। अगर आपके घर का पानी खराब है तो आपको वाटर से रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे, आपके शरीर में बीमारियां आएंगी ही आएंगी, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की कमी होगी ही होगी, आपके चेहरे से तेज खत्म होने लगेगा, आपकी जिंदगी से पानी खत्म होने लगेगा। वाटर एलिमेंट का मेटल है, वाटर एलिमेंट का मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाटर एलिमेंट का मेटल माना जाता है। वाटर का टेस्ट कैसा होता है? खारा। जैसे समुद्री पानी खारा, वैसा ही वाटर का टेस्ट माना जाता है, इसका टेस्ट होता है खारा। वाटर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, वाटर एलिमेंट बहाव और इमोशन को, आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, वाटर एलिमेंट जब आपकी जिंदगी में आई, आपकी लाइफ में वाटर एलिमेंट आया, धरती पर पानी बरसा, धरती पर पानी बहुत ज्यादा हुआ, अब उस पानी से कुछ चीजें निकल के आई। आपके घर का देखेंगे एसी लगा हुआ है, उसका पानी बाहर अगर गली में लगातार गिर रहा है या किसी भी तरीके का पानी लगातार गिर रहा है, अपने आप उसमें काई सी जमने लगेगी,
अपने आप उसमें पेड़ पौधे से उगने लगेंगे। ये जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये जो नया जीवन मिल रहा है, ये है एयर एलिमेंट। पेड़ पौधे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हवा एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वुड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एयर एलिमेंट आपके कनेक्शंस बनाती है। एयर एलिमेंट की वजह से ही आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। एयर एलिमेंट की वजह से ही आप सांस लेते हैं जिंदगी में। एयर एलिमेंट की वजह से ही आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब एयर एलिमेंट आपकी लाइफ में आया, पेड़ पौधे बने, फसलें हुई, तब आपने उसको खाना बनाया, आप उसको खाए, आपका पेट भरा, आपकी जिंदगी तृप्त हुई। ये है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट कैसा है? फायर एलिमेंट जलाने वाला है, तीखा है, तीक्ष्ण है। फायर एलिमेंट आपकी लाइफ में हमेशा डिसरप्शन लेकर आता है। फायर एलिमेंट जहां पर भी आएगा डिसरप्शन लेकर आएगा। फायर एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप गुस्सैल हो जाते हैं। फायर एलिमेंट अगर कम हो जाए तो आप डरपोक हो जाते हैं। कहते हैं उसकी तो लहू में उबाल ही नहीं है, उसके तो खून में उबाल ही नहीं है। क्या है वो? फायर एलिमेंट है। आपकी जिंदगी का फायर एलिमेंट है, आपकी लाइफ का फायर एलिमेंट है। आपके घर में फायर एलिमेंट होता है, आपकी सोसाइटी में फायर एलिमेंट होता है। आप अगर बात कर रहे हैं किसी से, उसमें भी फायर एलिमेंट है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट, इमोशनली बात कर रहा हूं, तो वो इमोशन जो है मेरी बातों में, वो मेरी बातों का वाटर एलिमेंट है। आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये मेरी बातों का एयर एलिमेंट है। मेरी बातें जब आप तक पहुंच रही है, कभी किसी चीज पे मैं गुस्सा हो रहा हूं, कितनी तीव्रता से बोलना है, कहां पर पॉज लेना है, कहां पर पॉज नहीं लेना है, ये मेरी बातों का फायर एलिमेंट है। आपको हर जगह रिलेट करना है कि फायर एलिमेंट कैसा दिखता है, फायर एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या होता है। जब फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो रेड कलर से फायर एलिमेंट को दिखाया जाता है, एयर एलिमेंट को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है और वाटर एलिमेंट को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। फायर एलिमेंट के बाद अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ क्या है? धरती। धरती मतलब ठहराव। जब ठहराव आ जाता है, जिस चीज में ठहराव आ जाता है, वो अर्थ एलिमेंट है। आपकी बातों में ठहराव है तो आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत है। आपके घर में ठहराव है, रिलेशनशिप एक दूसरे से है, बॉन्डिंग एक दूसरे से है, अर्थ एलिमेंट ये सब इंडिकेट कर रहा है। आप एक दूसरे से अटैच्ड हैं क्या? आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं क्या? आप अपने पिता का कहना मानते हैं क्या? आपके पितृ, आपके कुटुंब, आपका परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या? ये जो ठहराव है, आप जिंदगी में सेटल हो गए क्या? ये सब कुछ अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थ एलिमेंट हैवीनेस को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट के बाद हम आते हैं अगला एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या है? ये जो अंतरिक्ष है, ये जो आप स्पेस देखते हो, इनमें परसेंटेज होता है। वाटर एलिमेंट कितना परसेंट है आपके शरीर में, एयर कितना है, फायर कितना है, अर्थ कितना है। स्पेस की कोई लिमिट नहीं होती। स्पेस 100 से ऊपर भी जा सकता है। स्पेस एलिमेंट मिस्टिक है। स्पेस एलिमेंट नहीं पता कैसा बिहेव करेगा। जब आप अपने छत पर खड़े होकर रात में अंतरिक्ष को, आकाश को निहारेंगे, तो आपको बहुत ही रहस्यमयी लगेगा। वो जो रहस्यमयी लगना है, वो है स्पेस एलिमेंट। जब आप मेडिटेशन करते हुए आंखें बंद करके बैठते हैं और आपको कुछ अलग सा अनुभव होता है, इन पांचों इंद्रियों से, जो 5 सेंसेस हैं आपके, इससे अलग जो महसूस होता है, वो है स्पेस एलिमेंट। आप यहां पर बैठे बैठे एक मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने कुछ मांगते हैं, आपको लगता है वो पूरी होगी,
क्या कनेक्शन है, लेकिन आपको लगता है पूरी होगी। वो स्पेस एलिमेंट है, मिस्टिकल है, मैनिफेस्टेशन देता है, प्राप्तियां देता है, तृप्ति देता है। जब आपने खाना बनाया, अपने घर में खाना खाया, उसके बाद आप आराम कर रहे हैं, स्टेबल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, जब आपका पेट भर जाता है तब आपके दिमाग में ये स्पिरिचुअलिटी आती है, कुछ प्राप्तियों की बात आती है, बड़ा सोचने की बात आती है। ये है स्पेस एलिमेंट। अभी हम इन 5 एलिमेंट्स को पूरे जर्नी में बार बार रिपीट करेंगे, कई अलग अलग एस्पेक्ट से रिपीट करेंगे। जैसे मैंने एक आपको जनरल एस्पेक्ट बताया, फिर मैंने बताया बात करते हुए किस तरीके से एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। कोई ऐसा होगा आपके घर में, अगर 10 लोग हैं, 10 में से कोई ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, वो वाटर एलिमेंट का इंसान है। किसी को हमेशा गुस्सा आता रहता है, वो फायर एलिमेंट का इंसान है। कोई 10 काम 10 तरीके से कर लेता है, उससे बोलो कि अच्छा अभी तुरंत चाहिए मुझे, एक ट्रेवल बुकिंग वाले का नंबर चाहिए, वो तुरंत जुगाड़ करके दे देता है। कहीं आपको जाना है, तुरंत व्यवस्था कर देता है। कहीं पर आप रुकना है, किसी से फोन पे बात करके आपको कुछ करना है, वो तुरंत आपका काम करा देता है। उसके कनेक्शन बहुत सारे होते हैं। वो एयर एलिमेंट का बंदा है आपके घर में। इसी तरीके से आपके घर में कोई बिल्कुल गंभीर, शांत और बातों में बिल्कुल वजन देकर बोलने वाला होगा। जरूरी नहीं हो आपके पिताजी हो, आपके बाबा हो, वो यंग जनरेशन का भी कोई हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कई परिवारों में बच्चे भी ऐसे होते हैं। वो आपके घर का अर्थ एलिमेंट का बंदा है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनपे इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोह माया से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगे हुए हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, या तो अध्यात्म में जाना है, पूजा में लगे हुए हैं, किसी चीज में लगे हो सकते हैं, या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, अपने अलावा सबके बारे में सोच रहे हैं। स्पेस एलिमेंट है, वही आपके घर का स्पेस एलिमेंट है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से इन 5 एलिमेंट्स के बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है। आप अपने ऑफिस में देखिए, कौन सी चीज किस एलिमेंट की है, कौन सा बंदा किस एलिमेंट का है, कौन सी एक्टिविटी किस एलिमेंट की है। आप सुबह जगते हैं, जगने के बाद आप जब बिल्कुल इमोशंस में होते हैं, रात की खुमारी अभी उतरी नहीं है, रात की निद्रा चली आ रही है, सुबह करने का कुछ जोश भी है, दिमाग में कुछ कैलकुलेशन भी चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी चल रही है, आप वाटर एलिमेंट में हो। समय भी आपका इसी तरीके से एलिमेंट में चल रहा है। आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, फटाफट जाना है आपको, निकल रहे हो, ट्रैफिक में फंस रहे हो, ये आपका एयर एलिमेंट है। आप अपने ऑफिस पहुंच गए, वहां पर काम कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो कि ये काम मुझे आज खत्म करके ही जाना है, ये एक्टिविटी फायर एलिमेंट है। आप शाम को सोचते हो कि अब चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं, परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं, ये आपका अर्थ एलिमेंट की एक्टिविटी है। उसके बाद आपको लगता है अब जो थोड़ा सा दिमाग में शांति रखते हैं, कुछ मनन चिंतन करते हैं, सोते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, ये स्पेस एलिमेंट है। इसी तरीके से आपको अलग अलग चीजों पर, एलिमेंट्स के बारे में सोचना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में तो कुछ हुई फिलॉसफी वाली बातें। अब हम एक्चुअल वर्क पे चलते हैं, एक्चुअल काम पे चलते हैं, हम सीखने पे चलते हैं। मैं एलिमेंट्स के बारे में नॉर्मली बाद में बताता हूँ, लेकिन एलिमेंट्स के बारे में पहले इसलिए बताया ताकि मेरा ये पर्पज है कि पूरे कोर्स में हम लोग कई बार इन चीजों को रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि आपके वो मनस में बैठ जाए। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, पहले वाटर आता है, फिर एयर आता है, फिर फायर है, फिर अर्थ है, फिर स्पेस है, फिर वाटर है, फिर एयर है, फिर फायर है, फिर अर्थ है, फिर स्पेस है। उसी साइकिल में आपके दिमाग में वो बैठता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि एक घर है, उस घर का हम लोग सेंटर कैसे निकालते हैं, या एक प्लॉट का सेंटर कैसे निकालते हैं। जो लोग वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते होंगे
तो उनको पता होगा कि हम क्यों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने घर का या किसी भी प्लान का एक टू द स्केल मैप बनाना होता है। सबसे पहला काम है आपके घर का मैप। बिना टू द स्केल मैप बने आप नहीं कर सकते काम। तो या तो जिस आर्किटेक्चर से आपने मैप बनवाया है उस आर्किटेक्चर से बात करके उसका मैप ले लीजिए, उसको खुद से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि क्या बिल्कुल एग्जैक्ट टू द स्केल मैप बना है। जब मैं टू द स्केल कहता हूं मतलब कि जितना सेंटीमीटर और जितना इंच जितना फीट जिस तरफ जितनी दीवार है वो सारी चीजें उसमें मार्क हो। अभी हम एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे और बताएंगे। जब आपके पास मैप आ जाता है आपके सामने, उस मैप पे हम सबसे पहले मैप का सेंटर निकालते हैं। ये हमारी पहली एक्टिविटी होती है जब हम किसी घर का वास्तु करने जा रहे हैं, अपने घर का वास्तु करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सेंटर आ गया है, अब आपके पास प्लान है, लेआउट है, ये घर का एक नक्शा बना हुआ है जो बिल्डर से हमने ले लिया है या हमने आर्किटेक्चर से जिससे नक्शा बनवाया था उससे नक्शा हमने ले लिया है और उसमें हम सेंटर मार्क करने जा रहे हैं। अब सेंटर मार्क कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। हम जब भी किसी भी लेआउट का सेंटर मार्क करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली कंक्लूजन चलनी चाहिए, या तो हमें इसको स्क्वायर में लेकर आना है या रेक्टेंगल में लेकर आना है, तभी हम सेंटर मार्क कर पाएंगे। अगर हम इसे सॉफ्टवेयर से नहीं मार्क कर रहे हैं, अगर आप मैनुअल जिस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूं इस तरीके से आप करना है तो आपको इसको स्क्वायर में लेकर आना है या सेंटर में लेकर आना है, तभी आप मार्क कर पाएंगे। तो चलिए मार्क करके देखते हैं। अब इसको हम एक रेक्टेंगल सा बनाएंगे। यहां तक ठीक है। अब क्या हमें इसको यहां नीचे तक ले लेना चाहिए और ऐसा रेक्टेंगल बना लेना चाहिए? उसके बारे में आप ये समझो, ये जो आपका टोटल एरिया है, अगर निकला हुआ एरिया एक्सटेंडेड एरिया 40% या 50% से कम है तो हम इसे नहीं लेंगे। हम एरिया में इंक्लूड करेंगे केवल सेंटर मार्किंग के समय, सेंटर जब हम लोग ले रहे हैं तब नहीं करेंगे। तो ये हमें कम दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा एरिया छूटा हुआ है, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। अब इस एरिया का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालेंगे? जब आप निकालेंगे तो आप पेन और पेपर पर प्रॉपर तरीके से निकालेंगे और ये देखेंगे तो आपने ये आपका सेंटर निकल के आ गया, ये आपका सेंटर निकल के आ गया इस मैप का। अब अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसको इंक्लूड कर लेता, अगर मैं इसको इंक्लूड करता तो फिर सेंटर कैसे निकलता? हालांकि इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करना गलत है, लेकिन अगर इंक्लूड कर लेते तो सेंटर देखिए चेंज हो जाएगा। ये आप देखेंगे सेंटर यहां पर आ गया। जब सेंटर शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी डायरेक्शंस भी शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पर खड़े होकर देखते, यहां नॉर्थ था तो ये नीचे साउथ हो जाता, लेकिन जब आप इस सेंटर से खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला एरिया नॉर्थ होगा, ये नीचे वाला साउथ होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेंटर मार्क करना, और सेंटर मार्क करते हुए हमें ये बारीकी से ध्यान क्यों देना है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। चलिए ये एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये एक मैप है, इसको देखते हैं। इसमें हमने ये पूरा लिया, अब जाहिर सी बात है ये ज्यादा है तो हम इसको पूरा ऊपर तक ले लेंगे और इसको भी पूरा मैप कर देंगे। तो ऐसा बनेगा आपका मैपिंग। हमने क्यों लिया है ये देखिए, यहाँ पर एग्जिट है और ये ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है तो हम ये पूरा ले सकते हैं यहाँ पर। बल्कि ये देखेंगे तो हम ये 50% से ज्यादा है, ये कम निकला हुआ है तो हम इसको यहाँ से यहीं तक ले लेंगे, इतना ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब इसका हम लोग एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए ये हमारा प्रोसेस होगा। ये सेंटर आपका आ गया। दूसरा मैप हमने लिया और इसका सेंटर निकाला। एक दो और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, इसको देखिए, इसका हम लोग सेंटर कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन
क्लासिक एग्जांपल आपको दिखेगा। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लिफ्ट वाला एरिया है, ये लिफ्ट का एरिया है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये लिफ्ट वाले एरिया को हटा देंगे। इस एरिया को हमने यहां से यहां तक लिया। अब देखते हैं ऊपर कहां तक लेना है और इस तरफ कहां तक लेना है। यहाँ तक तो हमें लेना ही है, यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये देखो, थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है और ऊपर गार्डन एरिया है, तो हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे। इसको आप यहाँ पर करिए। अब ये देखिए कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ये। अब आपको इसका सेंटर निकालना है और यही पूरे प्लॉट का सेंटर होगा। ये जो एरिया है यही पूरे प्लॉट का सेंटर होगा। तो अब मैं जब ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सेंटर मार्क करना, अभी जब हम इसमें आगे पहुंचेंगे तो मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे ये मैप करते हैं कि क्या ये सेंटर सही है या सेंटर गलत है। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो सेंटर निकालने में बहुत सारी गलतियां आप कर देंगे, तो उस सेंटर को सही है या गलत है, इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे चेक करते हैं। और देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये देखिए, तो ये काफी प्लेन सा एग्जाम्पल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हम लोग नॉर्मली ले लेंगे, ये यहां से यहां तक ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपने ले लिया और फिर हम इसको मैप करेंगे। जब आप इसको पेन और पेपर में बनाएंगे तो ये जो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, आपकी टेढ़ी नहीं होगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर आपका सेंटर होगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको काम करना है, सेंटर मार्क करना है। जब आपने सेंटर मार्क कर लिया, सेंटर मार्क करने के बाद हमें इसमें उस मैप पे, जो भी आपके पास मैप है, उस पे शक्ति चक्र अप्लाई करना है। शक्ति चक्र कैसे अप्लाई करेंगे, ये शक्ति चक्र होता है, ये देखिए, ये शक्ति चक्र होता है। इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको दिशाएं बनी हुई है, डायरेक्शन बने हुए हैं। ये आपको नॉर्थ दिख रहा है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, इसी तरीके से ईस्ट दिख रहा है, ये साउथ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको वेस्ट दिख रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन इसमें आपको मार्क है और ये डिग्रीज दी हुई है कि किस डिग्री पर कौन सी डायरेक्शन होती है। ये मार्क करने से पहले हमें डिग्री निकालना पड़ेगा आपके घर का, जो भी आपका घर है उसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी। वो मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि डिग्री सबसे हम कैसे निकालेंगे अपने घर की। अब किसी घर की डिग्री लेने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। पहला सॉफ्टवेयर है गूगल मैप। तो आप नॉर्मली ऐसे जाएंगे और गूगल मैप ओपन करेंगे। गूगल मैप ओपन करने के बाद अगर आप वहां पर खुद हैं, खुद अभी बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको ये लोकेशन, आपकी करंट लोकेशन दिख जाएगी। उसको थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? तो ये पॉइंट आप देखें, ये पॉइंट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो पहला तरीका ये है इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने का। दूसरा तरीका, मान लीजिए आप वहां पर नहीं है, क्लाइंट दूसरी जगह पर है, आप दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं, फिर भी उसके घर की डिग्री लेनी है। उस केस में आपको अपने क्लाइंट से बोलना है कि आप अपनी करंट लोकेशन भेज दीजिए। याद रहे, लाइव लोकेशन नहीं, करंट लोकेशन। अब जैसे मैंने विशाल जी को बोला कि विशाल जी अपनी करंट लोकेशन भेज दीजिए, तो इन्होंने भेजा, मैंने उनकी करंट लोकेशन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया यहाँ पर। और ये देखिए, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लिए। जब आप कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करेंगे उसके बाद आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना है, जो मैंने आपको बताया था, वो है गूगल अर्थ प्रो। गूगल अर्थ प्रो में आपको जाना है। यहाँ से दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये गूगल अर्थ प्रो मैंने लिया और गूगल अर्थ प्रो मैंने ओपन किया। ये आप देखेंगे, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये आपको गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने
उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को जो वहां पर कॉपी किया था मैंने पेस्ट किया। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा ये जूम इन करके उसी लोकेशन पे मुझे ले जाकर रख देगा। उसी लोकेशन पे लेकर गया और उसी लोकेशन पे ले जाकर इसने रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करूंगा। अब इसको मैं और जूम इन कर रहा हूं। ये मैंने जूम इन कर दिया और जूम इन करने के बाद मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लूंगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहां से स्क्रीनशॉट लिया और विशाल जी को इसका स्क्रीनशॉट मैं मैसेज करूंगा कि क्या आपका घर यही है। वो कंफर्म कर देंगे कि अगर उनका घर है। अगर उनका घर वो नहीं है तो हम उसे थोड़ा सा आगे पीछे करके पहचान लेंगे कि कौन सा घर है। अब जब घर हमें कंफर्म हो गया कि यही घर है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर स्टार्ट होता है कि कैसे डिग्री लेना है। अब जब डिग्री लेने के लिए यहां पर आप देखेंगे ऊपर में टॉप में आपको कुछ रूलर बॉक्स दिख रहे होंगे, टॉप में कुछ आपको रूलर दिख रहे होंगे। विंडोज वाले लैपटॉप में कुछ अलग तरीके से दिखेंगे, मैक में कुछ अलग तरीके से दिखेंगे। मेरे पास मैक है तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। यहां पर एक रूलर का ऑप्शन आ रहा होगा, शो रूलर, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपने क्लिक कर लिया। अब आपको किसी एक डायरेक्शन पे यहां पर मार्किंग करनी है। ये देखिए मैंने बिल्कुल सीधी सीधी मार्किंग करी। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं उसी पॉइंट पे, और थोड़ा सा। अब ये देखिए मैंने यहां पर मार्क किया तो ये दिखा दिया इसने। यहां पर देखिए आपको डिग्री भी दिखाई देगी। यहां पर दिख रहा है 210.72 डिग्री, 210.72 डिग्री। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपने किस डायरेक्शन में डिग्री मार्क करी है। मैंने इनके घर के बिल्कुल ऐसे लंबे में, लंबाई लंबाई में, मतलब इधर से एंट्री है तो मैंने बिल्कुल लंबाई लंबाई में डिग्री मार्क करी है। किसी दूसरे घर की डिग्री देखते हैं, मान लीजिए इनका घर ये वाला होता तो हम इसकी डिग्री मार्क करते। यहाँ पे हमने अपना कर्सर रखा और ये दोबारा से लेकर गए तो डिग्री फिर से देखिए 210 डिग्री, 210.38 डिग्री। अब आपको डिग्री जिस डायरेक्शन में मार्क करी है उसी डायरेक्शन में जब हम शक्ति चक्र लगाएंगे तो आपको याद रखना है, ये हम नोट कर लेंगे कि 210.38 डिग्री इनके घर की डिग्री आ रही है। अगर मान लीजिए आप ये बिल्कुल लंबे लंबे ऐसे देखते, ऐसे देखते 120.95 डिग्री, तो अगर हम ऐसे ऐसे करते तो हम उनके घर पे जब शक्ति चक्र अप्लाई करते तो भी हम ध्यान देते कि इस तरीके से ही हमने डिग्री ली है। हमने डिग्री किस डायरेक्शन में ली है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं 0 डिग्री है, आप साउथ की तरफ देखेंगे तो 180 डिग्री आपको दिखने लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में आप डिग्री ले रहे हैं। हमने डिग्री ली है बिल्कुल इनके घर की लंबाई में, ये हमने लंबाई में डिग्री ली है और हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। ये देखिए 210 डिग्री आ रहा है। अब हमने सेव कर लिया, ये डिग्री हमारी सेव हो गई 210 डिग्री। हम नोट कर लेंगे और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें याद रहे और हम इसे विशाल जी को भी भेज देंगे और अपने पास भी सेव करके रख लेंगे। जब हमने डिग्री ले ली तो अब अगला काम है, इसको आप एक दो बारी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग घर पे प्रैक्टिस करिए कि डिग्री कैसे लेते हैं। डिग्री लेने के बाद अगला काम है हमें शक्ति चक्र कैसे अप्लाई करना है। मैप हमने बनाया था, मैप हमने आर्ट टीचर से ले लिया था, उस पे सेंटर निकाल लिया था। अब हम उस पे शक्ति चक्र अप्लाई करके देखेंगे। अब आपको ये जो मैप दिख रहा है यहाँ पर मेरी टेबल पे, ये मैप विशाल जी के घर का है और मैंने डिग्री ली थी, कितनी डिग्री ली थी, 210 डिग्री ली थी, 210 डिग्री ली थी। अब हमारे पास ये एक शक्ति चक्र है, ये देखिए आपके पास शक्ति चक्र है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने सेंटर ऑलरेडी निकाला हुआ था। आपकी सहूलियत के लिए हम दोबारा से सेंटर निकाल लेते हैं। हम सेंटर निकालेंगे, मैं पेन से निकाल रहा हूं, आपको पेन से नहीं निकालना है, आपको पेंसिल से निकालना है। मैं पेंसिल से निकाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और ये समझ में आ जाए। ये मैंने सेंटर निकाला,
ये सेंटर निकल के आ गया यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है आपका। एक चीज आपको ध्यान देना, ये ब्रह्मस्थान नहीं है, ब्रह्मस्थान का एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड ब्रह्मस्थान नहीं है, ये सेंटर है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये शक्ति चक्र हमने लिया, हमने इस डायरेक्शन में इधर से इधर जाते हुए हमने लिया था 210 डिग्री। तो जब हम शक्ति चक्र अप्लाई करेंगे तो हम यहां सेंटर पे रखेंगे और 210 डिग्री यहां बिल्कुल रखेंगे। ये देखिए, ये देखिए सेंटर पे हमने इस शक्ति चक्र का मिड पॉइंट रखा और हमने 210 डिग्री बिल्कुल सामने फेसिंग में लगाया। 210 डिग्री इस फेसिंग में लगाया क्योंकि हमने ऐसे ही डायरेक्शन ली थी। क्लियर हो गया, शक्ति चक्र ऐसे रखेंगे। अब शक्ति चक्र जब आप इस पे ऐसे रखते हो, यहां पर डायरेक्शंस ऑलरेडी मार्क है शक्ति चक्र में, तो आपको उन डायरेक्शंस पे अपने निशान लगा लेने हैं। अभी ये सारी चीजें मैं आपको मैनुअल बता रहा हूं, बाद में इसको हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब मैं सॉफ्टवेयर आपको नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप ये सीखे नहीं रहेंगे तो आपको कोई सॉफ्टवेयर वाला बेवकूफ बनाकर चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सही जज कर पा रहे हैं या नहीं जज कर पा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया इनके डायरेक्शंस के पॉइंट पे, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको मार्क करूंगा, इसको यहाँ से सेंटर से होते हुए इसको मिलाऊंगा और डायरेक्शंस मार्क हो जाएंगी। ये देखिए मैंने इसको मैच किया, फिर मैं इसे मैच करूंगा, फिर मैं इसे मैच करूंगा, ये पूरा डिटेल से आपको बस समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्शन मार्क कैसे करते हैं अपने घर में। ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं दोबारा शक्ति चक्रों को यहाँ पर रख देता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। डबल चेक करना हमेशा सही होता है, अच्छा होता है। 210 डिग्री था, हम सेंटर पे रखेंगे और 210 डिग्री पे फिर से मैच करेंगे। ये बिल्कुल हमने मैच किया और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ है, सही मार्किंग हुई है। कौन कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, इसी तरीके से ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। अब हम इसमें डायरेक्शंस में सारी दिशाएं, 16 दिशाएं जो होती हैं, इसको मार्क कर लेंगे। शक्ति चक्र अप्लाई करना आपको आ गया। अब दोबारा से हम लोग वीडियो को नॉर्मल तरीके से देखते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पर अप्लाई करने के बाद ये डायरेक्शंस कैसे आप चेक करेंगे। तो हमने सीखा कि सबसे पहले आपको घर के नक्शे पे काम करना है। कैसे काम करना है, सबसे पहले हम घर का टू द स्केल मैप बनाएंगे, कौन सी दीवार कितनी मोटी है, कौन सा कमरा कितना बड़ा है, एक प्रॉपर उसका अच्छे से मैप बनाएंगे। अगर आपका आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर से आप मैप मंगवा सकते हैं, कोई बिल्डर है तो बिल्डर से मैप ले सकते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग डिग्री लेंगे अपने घर का, डिग्री लेना हमने सीखा। डिग्री लेने के बाद हम उस पर शक्ति चक्र अप्लाई करेंगे। शक्ति चक्र कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी हमने सीखा। अब ये शक्ति चक्र आ गया आपका। शक्ति चक्र जब हमने अप्लाई किया था, ये देखिए, ये मैं भी आपको दिखा रहा था इस वाले मैप पे। तो ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे शक्ति चक्र रखा और शक्ति चक्र रखने के बाद इसकी मार्किंग की, तो हमारा ये फाइनल डायरेक्शंस निकल के आ गए कि कौन सी जगह पर कौन से डायरेक्शन है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूं इसको, ये आप देखेंगे। इसमें हमें
16 दिशाएं मिलती हैं हमारे शक्ति चक्र में। 16 दिशाएं होती हैं, 16 डायरेक्शंस होते हैं। वो डायरेक्शंस हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट यहाँ से यहाँ तक है। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी आपको कर देता हूँ। ये 16 डायरेक्शंस के नाम कैसे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर एस ई के पहले ई है, यहाँ पर एस ई के पहले एस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी नहीं। देखिए सबसे पहले तो आपको 4 डायरेक्शन, ये नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ये 16 दिशाओं के नाम कैसे पड़े हैं, इसके बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वास्तु में तो केवल 8 दिशाएं होती है, 16 दिशाएं नहीं होती है। 16 दिशाएं बिल्कुल होती है। ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश में 16 दिशाओं के बारे में लिखा हुआ है। नाम लेकर नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि पूर्व दिशा और ईशान कोण के बीच में आने वाली दिशा। अब हमने उसको एक नाम दे दिया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हमने मतलब ये केबी सर ने नाम दिया था और हम लोग उसको यूज करते हैं। अब ज्यादातर जगहों पर यही यूज होता है। पूर्व मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण के बीच में आने वाली दिशा में हमें ये बनाना चाहिए, ऐसा करके इसमें वर्णन लिखा हुआ है। मैं वो श्लोक भी आपके लिए वीडियो में डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगा। अब 4 दिशाएं तो आपको समझ में आती है, ईस्ट है, वेस्ट है, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। ये चारों दिशाएं हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में NE लिख रहे हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आती है साउथ ईस्ट, हम उसको SE लिख रहे हैं, साउथ ईस्ट SE। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे हम लोग SW लिख रहे हैं, साउथ वेस्ट। पश्चिम और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट या NW लिख रहे हैं। 8 दिशाएं क्लियर हो गई, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे है। बाकी 8 दिशाओं के बारे में समझते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में आने वाली, इसीलिए हमने इसको ENE बोल दिया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। मतलब हमने साउथ ईस्ट दिशा ली, इससे ईस्ट की तरफ आने वाली ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ESE और साउथ की तरफ आने वाली साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसी तरीके से आपको बाकी दिशाएं मिल जाएंगी। नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट में आने वाली दिशा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में आने वाली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ में उस नॉर्थ ईस्ट। ये 16 दिशाओं का नाम दे दिया गया, आपको इसी तरीके से याद कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। ये 16 दिशाएं इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। ये 16 दिशाएं यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें मार्क की हुई। ये सेंटर है, सेंटर पे हमने शक्ति चक्र अप्लाई किया। ये डिटेल आपको समझ लेनी है। अब हम अगले सेशन में और चीजों पर जाएंगे, इनके एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे, कैसे देखा जाता है, इन सब चीजों पे जाएं। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे घरों की डिग्री निकालनी है, बहुत सारे घरों का मैप मंगवाना है, रिक्वेस्ट करनी है, सेंटर निकालना है, शक्ति चक्र अप्लाई करना है, यह 16 दिशाएं मार्क करनी है, बार बार करनी है। गलत हुआ कोई बात नहीं, गूगल पे आप चले जाइए, उसमें भी आपको चीजें मिलेंगी। ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। जिन लोगों ने फाउंडेशन वास्तु कोर्स में इनरोल किया हुआ है उनके लिए लाइव क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लियरेंस सेशंस भी होंगे। बाकी आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हम इसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं और कुछ और जगहों पर भी डाल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि फाउंडेशन वास्तु कोर्स कितना जरूरी है। मैं आपको फाउंडेशन वास्तु कोर्स का एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अगर फाउंडेशन वास्तु कोर्स आपने कर लिया तो ये पूरा का पूरा अपने आप में साइंस है, पूरा का पूरा वास्तु है। जितनी चीजें वास्तु के बारे में आप देखते हैं यूट्यूब पे, 90-95% वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं फाउंडेशन वास्तु कोर्स में, और लगभग फ्री में है, बहुत नॉमिनल अमाउंट में है।
तो अगर आप नॉर्मली लर्निंग करना चाहते हैं, अपने घर के लिए भी लर्न करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले दिन के वीडियो में। तब तक इसको आप देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।